नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले गरमाया माहौल। अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा बयान और कहा कि झूठ और छल से भाजपा जीत गई थी चुनाव। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को लेकर किया कटाक्ष, कहा बीजेपी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि शिवाजी की मूर्ति में दरार आने के बाद एनडीए में फूट के आसार, अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे अजीत पवार। खबर में आगे जिक्र होगा कि सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन पर कह दी बड़ी बात और इसी के साथ विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटें जीतने का कर दिया है दावा। और खबर में आगे आपको यह भी बताएंगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध गंभीर मुद्दा, मोदी सरकार ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं उठाए कोई ठोस कदम, खड़गे ने लगाया बीजेपी पर यह आरोप। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया का समर्थन तो वीडियो खींचे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। झूठ और छल से जीती भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। उपचुनाव से पहले गरमाया माहौल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा झूठ और छल से जीती है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में सतर्क और जागरूक रहना है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा का सफाया होगा। राज्य मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाजवादी सरकार के विकास कार्यों पर पानी फेरने में लगी है। भाजपा ने सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में तो कोई विकास नहीं किया, दूसरे के काम पर दावा ठोकने में उसे कोई शर्म नहीं आती है। कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने सत्ता के दुरुपयोग से सरकार बनाई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को लेकर किया कटाक्ष, कहा बीजेपी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल नीति के मसौदे को लेकर उस पर तंज कसा और सवाल किया कि न्याय मांग रही महिलाओं की आवाज और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति का मसौदा तैयार किया है और इसमें किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को ऑनलाइन डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर इनके अकाउंट धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के आधार पर प्रति महीने 8 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर कहोगे रात तो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया नीति में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाज़ें किस श्रेणी में आएंगी, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी नेताओं विधायकों द्वारा बीजेपी सरकार की पोल पट्टी खोलना किसी श्रेणी में आएगा। और कांग्रेस महासचिव ने तंज कसते हुए कहा कि तुम दिन को रात कहो तो रात, वरना हवालात। नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को कुचलने का एक तरीका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मूर्ति गिरी शिवाजी की और एनडीए में आ गई फूट, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे अजीत पवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसका असर सीधे राज्य की राजनीति पर पड़ा है। मालवंड किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा उद्घाटन के महज 8 महीने के भीतर ही भरभरा कर गिर पड़ी। मूर्ति शिवाजी की गिरी और दरार महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन में पड़ती दिख रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने की निंदा करते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मौन विरोध करने का ऐलान कर दिया है। अजीत खेमे का यह विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के भीतर दरार की ओर सीधा इशारा करता है। मुंबई में इस घटना के विरोध में एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एक बयान में कहा कि यह बहुत दर्दनाक और हृदय विदारक है कि मालवंड के राजकोट किले में लगी महान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये चौंकाने वाली बात है कि यह प्रतिमा केवल 8 महीने में गई है
और उन्होंने इसे बहुत बड़ी गलती बताते हुए ऐलान किया कि पार्टी ने 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे राज्य में जो है वो रैली आयोजित करने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन पर कही बड़ी बात, विधानसभा उपचुनाव में किया 6 सीट जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर में राज्य बनने के बाद होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही और बीजेपी पर निशाना साधा। उसके अलावा उन्होंने राजस्थान में आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी दावा किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस सभी 6 सीटें जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि अब हवा कांग्रेस की आने वाली है और बीजेपी का जाना तय है, हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। पायलट ने दांतली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में लोगों पर अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार वहां शासन कर रही है। उन्होंने कहा कि वहां लोगों को लोकतंत्र में विश्वास हो, इसलिए हमने गठबंधन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिलाओं के खिलाफ अपराध गंभीर मुद्दा, मोदी सरकार ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं उठाए कोई ठोस कदम, खड़गे ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी कई बार महिला सुरक्षा पर बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कुछ ठोस नहीं किया जिससे आधी आबादी के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगे। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि हमारी महिलाओं के साथ हुआ कोई भी अन्याय असहनीय है, पीड़ादायक है और घोर निंदनीय है। हमें बेटी बचाओ नहीं, बेटी को बराबरी का हक सुनिश्चित करो चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संरक्षण नहीं, भय मुक्त वातावरण चाहिए। खड़गे ने दावा किया कि देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं और हर दिन 22 अपराध ऐसे हैं जो हमारे देश के सबसे कमजोर दलित आदिवासी वर्ग की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दर्ज होते हैं। अनगिनत ऐसे अपराध हैं जो दर्ज ही नहीं होते। डर से, भय से, सामाजिक कारणों के चलते उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से दिए गए अपने भाषणों में कई बार महिला सुरक्षा पर बात कर चुके हैं, पर उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कुछ ठोस नहीं किया जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हो। उल्टा उनकी पार्टी ने कई बार पीड़ित का चरित्र हनन भी किया है, जो शर्मनाक है। उन्होंने सवाल किया कि हर दीवार पर बेटी बचाओ पेंट करवा देने से क्या सामाजिक बदलाव आएगा या सरकारें और कानून व्यवस्था सक्षम बनेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम क्या एहतियाती कदम उठा पा रहे हैं? क्या हमारा आपराधिक न्याय तंत्र सुधरा है? क्या समाज के शोषित व वंचित अब एक सुरक्षित वातावरण में रह पा रहे हैं? खड़गे ने यह सवाल भी किया कि क्या सरकार और प्रशासन ने वारदात को छिपाने का काम नहीं किया? क्या पुलिस ने सच्चाई छिपाने के लिए पीड़िताओं का अंतिम संस्कार जबरन करना बंद कर दिया है? जब 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ वारदात हुई तो न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सिफारिशें दी थी। आज क्या उन सिफारिशों को हम पूर्णतः लागू कर पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि संविधान ने महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा है और इन अपराधों को रोकना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम सबको एकजुट होकर समाज के हर तबके को साथ लेकर उसके उपाय तलाशने होंगे। खड़गे ने जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब हर वक्त वो कदम उठाया जाए जिससे महिलाओं के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिराग पासवान के सियासी पर कतरने में जुटी बीजेपी, मोदी के हनुमान का बड़बोलापन पड़ने लगा भारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब भाजपा का डैमेज कंट्रोल का है या फिर अचानक से पर लगे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संतुलन में लाने की नीति का है। सच्चाई यह है कि भाजपा लोजपा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और लोजपा आर में बटा देखना नहीं चाहती है। भाजपा का यह प्रयास जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था तब राष्ट्रीय लोजपा नेता पशुपति पारस को पर लग गए थे और अब बीजेपी जब विधानसभा 2025 की तैयारी कर रही है तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का बागी स्वर नहीं चाहती। और गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री पद गया, सांसदी गई। उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए एक सीट तरारी मांगी तो उनके उम्मीदवार को ही भाजपा हड़प ली। तो दोस्तों, राष्ट्रीय लोजपा एनडीए विशेष तौर पर चिराग की पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार देकर एनडीए का नुकसान कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला का बयान, बोले कोलकाता ही नहीं महाराष्ट्र पर भी राष्ट्रपति को देना चाहिए बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रभारी नेता रमेश चन्नीथला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। नागपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रमेश चन्नीथला ने कहा कि मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी का होगा। सीएम
कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमने किसी चेहरे को आगे नहीं रखा था। महाविकास अघाड़ी में भी सीएम के लिए किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा चिंता जाहिर करने को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हालात के ऊपर भी राष्ट्रपति को दुख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलापुर में जो हुआ है पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मन में दुख है। महिलाओं पर महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहा है, उस पर भी राष्ट्रपति को देखना चाहिए। वो देश की राष्ट्रपति हैं, केवल कोलकाता नहीं महाराष्ट्र को भी उन्हें देखना चाहिए और अपना मत व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ ही सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के मामले में उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा कौन बनाया, वो किस पार्टी का आदमी है। महाराज का जो अपमान हुआ है उस पर माफी मांगने से नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हमने प्रतिमा को गिराया? फडणवीस को देखना चाहिए कि दोषी कौन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में बस ड्राइवर कंडक्टर से मिले राहुल गांधी। प्रियंका गांधी बोली उनके मन की बात सुनना है जरूरी। जय दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में एक स्पेशल यात्रा की और इस दौरान उन्होंने सरोजिनी नगर बस डिपो के पास बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और मार्शलों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर बात की। एलओपी ने यह यात्रा उनकी परेशानियों और चुनौतियों को समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरों को फेसबुक पर शेयर किया और अपनी बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ड्राइवर, कंडक्टर भाइयों और बस मार्शलों के साथ मीटिंग और चर्चा हुई और फिर डीटीसी बस में मजेदार सफर हुआ। दोस्तों से उनकी समस्याओं पर बातचीत भी हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सियासत चमकाने पर बीजेपी कर रही गुंडागर्दी, बिगाड़ रही माहौल। ममता के पक्ष में उतरे तेजस्वी यादव। जहां दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बार फिर भाजपा पर पश्चिम बंगाल में सियासत चमकाने के लिए गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। एक दिन पहले ही बंगाल बंद के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जला तो पूरा देश जलेगा। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर इस्तीफा मांगना है तो पीएम से मांगो। ममता के इस बयान पर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया। वहीं अब तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने भी देखा पूरे बंगाल में बीजेपी कैसे गुंडागर्दी कर रही है, बाजारों में छीना झपटी कर रही है। बंगाल में जो शांति का एनवायरनमेंट है उसको भाजपा के लोग भंग करना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। कहीं के लोग हो या और किसी राज्य के हों, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात है रेप की घटनाओं की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, उस पर लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हर जगह इस तरह का माहौल है, लेकिन बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल के नाम पर पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस में अब काम के आधार पर मिलेगा पद, जल्द घोषित होगी पीसीसी की नई कार्यकारिणी। शुक्रवार को यूथ कांग्रेस करेगी सीएम हाउस का घेराव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सेवादल की प्रादेशिक बैठक हुई। सेवादल के अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा कि हम काम नहीं तो पद नहीं के आधार पर काम करेंगे। जो काम करेगा उसे पद दिया जाएगा, वहीं पद लेकर घर बैठने वालों को घर बिठा दिया जाएगा। दूसरी ओर यूथ कांग्रेस शुक्रवार को बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है और इस दौरान क्या हुआ तेरा वादा कार्यक्रम के तहत सीएम को प्रदेश भर में आए पोस्ट कार्ड सौंपने की तैयारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, लोकसभा के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस बनेगी मोटा भाऊ और किसे कितनी सीटें मिलेगी, सर्वे में हो गया है इसका खुलासा। जी दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता को विधानसभा में भी दोहराने की तैयारी कर रही है और खबर है कि कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे कराया है और इसमें महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बनने की बात सामने आई है। साथ ही विपक्षी गठबंधन एनडीए में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। वहीं गठबंधन में मोटा भाव बनने की कोशिश कर रही उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना को झटका लग सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के सर्वेक्षण में पता चला है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी राज्य विधानसभा चुनाव में एमवीए में दूसरे स्थान पर रहेगी। सर्वे के मुताबिक विपक्षी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान है। चंद महीने में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे कराया और इसके मुताबिक लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सर्वे अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस की झोली में 85 सीटें आ सकती हैं और इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट को 55 से 60 सीटें
मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना को 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। मई में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ा था और 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने सबसे ज़्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 9 सीटें जीत सकी, जबकि 11 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत का परचम फहराया। कुल मिलकर एमवीए ने राज्य की 48 में से 30 लोकसभा सीटें जीती। इसके अलावा सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल चुनाव लड़कर जीते और वो अब महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट का ही हासिल की थी, लेकिन इस साल 13 सीटें जीत ली। इससे न सिर्फ कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उसकी अपने सहयोगियों के साथ बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है। कहा जा रहा है कि मुंबई में सीटों को लेकर ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच अभी से खींचतान शुरू हो गई है और सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर राजनीति तेज, अजित पवार ने मांगी माफी, विपक्ष प्रदर्शन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इसी किले पर बीजेपी नेता नारायण राणे और शिवसेना गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों में प्रतिमा को लेकर खींचतान देखने को मिल रहा है और इस बार कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर दी है। इस घटना के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी ने रविवार 1 सितंबर को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अर्जुन पासी हत्याकांड मामला गरमाया, राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन पासी हत्याकांड का मामला एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मुख्य हत्यारोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले भाजपा को मिला चुनाव आयोग का नोटिस। या दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर मंथन कर रही है। पहली सूची जारी होने से पहले ही भाजपा को चुनाव आयोग का नोटिस मिल गया है। दोस्तों, आपको बता दें एएनआई के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा भाजपा हैंडल पर एक्स पर एक पोस्ट को गंभीरता से लिया है। पोस्ट के चुनाव प्रचार वीडियो में एक बच्चे का उपयोग किया गया है, जो चुनाव संबंधी गतिविधियों और प्रचार में बच्चों के उपयोग पर रोक लगाने वाले ईसीआई दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। दोस्तों, सीईओ हरियाणा द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ईसीआई के नोटिस का भाजपा को 29 अगस्त शाम 6 बजे तक जवाब देना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में मुंह की खाएगी बीजेपी, चुनाव से पहले चौंका रहा नया सर्वे, 5 बातें हिला देंगी आपको। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा में चुनाव में बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है। चुनावी राज्य हरियाणा को लेकर लोक पोल ने सर्वे किया और सर्वे में पता चला है कि 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी को झटका लग सकता है। लोक पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और उसे 65 सीटें भी हासिल हो सकती है, जबकि उसका वोट शेयर 46 से 48% तक हो सकता है। बीजेपी के संदर्भ में बात करें तो ताजा सर्वे बता रहे हैं कि उसको 29 सीटें ही हासिल हो सकेंगी और सिर्फ उसे 30 से 37% वोट शेयर पर ही संतोष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है किसकी कहाँ बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्री योगी आदित्यनाथ, इस बारे में मुझे जरूर बताएं, राहुल गांधी ने यूपी सीएम को खुद लिखा लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रायबरेली के पिछवरिया गाँव में हुई अर्जुन पासी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मृति ईरानी ने भी माना कि नई राजनीति करने लगे हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। मंदिर मंदिर जाने वाले राहुल गांधी अब जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं। उनकी खुली चुनौती है कि कोई ताकत देशव्यापी जाति जनगणना को नहीं रोक सकती है। ये राहुल गांधी की राजनीति का नया रूप है और राहुल गांधी के मुखर विरोधी स्मृति ईरानी भी मानती हैं कि राहुल गांधी अब अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की चर्चित नेता स्मृति ईरानी ने एक हालिया पॉडकास्ट में राहुल की नई राजनीति की छोटी सी व्याख्या भी की है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जाति आधारित राजनीति का कोई वैचारिक आधार नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हजारों करोड़ों के घोटाले की आशंका जताकर की जांच कराने की मांग। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने
उन्होंने जैविक कपास के उत्पादन में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। पत्र के जरिए दिग्विजय ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादकों के फर्जी समूह बनाए गए हैं और इन समूह में ऐसे गांव के किसानों के नाम भी शामिल हैं जो ऑर्गेनिक कॉटन और साधारण बीटी कॉटन का उत्पादन नहीं करते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम मोदी को लिखे पत्र के जरिए कहा गया है कि आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि भारत दुनिया में जैविक कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। सरकारी आंकड़ों के तहत दुनिया भर के जैविक कपास के उत्पादन में भारत की भागीदारी 66% है और उसमें मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है और देश में सबसे ज्यादा जैविक भूमि का प्रमाणीकरण भी मध्य प्रदेश में ही किया गया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।